ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे मुल्क में जब किराए पे आप घर लेने जाते हैं तो अमूमन 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। किराएदार अच्छा होता है तो मालिक मकान उसे एक्सटेंड करता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ एक घर ऐसा है जहाँ पे कोई भी किराएदार अपना जो टेन्योर है वो टाइम पे पूरा नहीं करता। उसे कान से पकड़ के निकाल दिया जाता है या वो जेल जाता है, जलावतन होता है, कुछ को तो फांसी पे भी चढ़ा दिया गया। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें हुकूमत साजी का मामला फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान आज 5वां राउंड हो रहा है गुफ्तगू का। आसिफ जरदारी साहब जो कि इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं, रिपोर्टेडली उन्होंने एक मुसव्वदा देखा है, उसको अप्रूव किया है। रिपोर्ट्स ये हैं कि आज हो सकता है कि कोई इत्तफाक हो जाए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये निस्बतन एक कमज़ोर होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। आगे बड़े मराहिल हैं, IMF का प्रोग्राम है, महंगाई होनी है, गैर मकबूल फ़ैसले होने हैं। ये सारा बोझ जो है ये जो सिविलियन गवर्नमेंट आएगी उसे उठाना है। तो इससे पहले कि ये इस पर इत्तफाक हो, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो गई है। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अब इत्तेहाद किया है। थोड़ा सा इस पे हम अगर बात कर लें कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आज आ जाता है कोई इत्तेफाक पीपल्स पार्टी नून का, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा मुल्क में जो है पकड़ धकड़ का माहौल भी है, इंटरनेट ट्विटर भी डाउन है। पहले इससे पहले कि हम आज की बातों पर आए, हफ्ते के रोज़ पर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हफ्ते के रोज़ पर रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी आते हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस और अच्छा इंटरेस्टिंग लोगों के नाम लिए। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसका नाम नहीं लिया जी। लेकिन बहरहाल फिर कहते हैं कि यार मैं तो खुदकुशी करने वाला था और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, उसके बाद फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वो दिन है और आज का दिन है, अब 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और आपने ट्विटर को चोक किया हुआ है। अगर आप नेट ब्लॉक्स को देखें, वो तो बेचारे मतलब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। नेट ब्लॉक्स कमिश्नर की गिरफ्तारी, मुझे नहीं पता कि उसका ताल्लुक कमिश्नर की गिरफ्तारी से है या नहीं। 3 दिन से ये चल रहा है। पहले वो होते हैं और फिर ट्विटर बंद होता है, तो आप सर्कमस्टेंशियली देख सकते हैं। जाहिर है कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी और भी वीडियोज़ गर्दिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुल्क के वसीम तर मतलब नहीं, उस पे तो वजीर आजम है हमारे, नहीं, लेकिन उससे पहले एक नेट ब्लॉक्स का चीज़ होती है। नेट ब्लॉक्स एक इदारा इन चीज़ों को मॉनिटर करता है। अच्छा, जब भी यहाँ पर कहीं बंद होती है इंटरनेट तो हमेशा हुकूमत की तरफ से आती है कि सर आप हमें क्यों हमेशा देख रहे होते हैं। आप देखें कि फ़लाना मुल्क नंबर 1 है इंटरनेट ब्लॉकेज में, फ़लाना मुल्क नंबर 2 है इसमें। हम लेकिन चाह रहे हैं कि हम सर फहरिस्त हों इसमें। और जो सबसे मतलब वो कहते हैं ना कि ज़ख्म में नमक यूँ छिड़कने नहीं रगड़ने की बात है कि IT मिनिस्टर उमर सैफ साहब, आई पर्सनली रियली लाइक, आई थिंक बहुत अच्छे बंदे हैं। उनकी ट्वीट आती है आज, अगर हम IT मिनिस्टर साहब की ट्वीट ज़रा एक दफ़ा स्क्रीन पर दिखा दें कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ टेकिंग ऑफ। ये है कि ये देखें, ये ग्रोथ हो रही है गिटहब में। मजेदार बात है कि ये ट्वीट करते हैं VPN इस्तेमाल करके क्योंकि ट्विटर तो ब्लॉक है ना, आप तो ट्वीट कर ही नहीं सकते। तो यार अब इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या हो सकता है। एक और इससे भी बड़ा मजाक ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी आज एक ट्वीट आती है और वो भी VPN का इस्तेमाल किया होगा यकीनन, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है आपके पास ट्वीट करने का। VPN लीगल है वैसे? अपेरेंटली नहीं है। PTA और कुछ VPNs ब्लॉक भी हुए हैं जो महंगे VPN होते हैं ना सर। तो देखिए, एक तो हमारे वाले VPN होते हैं, मैं जब सर्च करता हूँ मैं करता हूँ फ्री VPN, ठीक है ना, लेकिन इनके पास महंगे वाले VPN। लेकिन वजीर आजम ने जो बयान दिया, ये आप जरा इसकी अगर आप ये ISPR ने जारी किया, नहीं वो इनकी अपनी ट्विटर। अच्छा खैर, उन्होंने जो बयान दिया उससे वजह समझ में आ सकती है कि असल कहानी क्या चल रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को मुनक़सिम मैंडेट दिया। जी ठीक है। वो अनासिर जो मुसलसल पुरतशद्दुद सोच और गुंडागर्दी पर यकीन रखते हैं, अब सिविल सर्वेंट्स को दबाव में लाने और ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि ये अफसर रियासत पाकिस्तान की बजाय एक पुरतशद्दुद टोले से अपनी वफादारियाँ वाबस्ता कर लें। हुकूमत इनसे सख्ती से निपटेगी और मिसाली सज़ा देगी।
इन अनासिर के ये हथकंडे आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा, उन्होंने आइन का रेफरेंस दिया है। एक इसमें खुशी की बात है कि मिसक्रिएंट्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, नहीं तो आपको पता है कि मिसक्रिएंट्स नहीं इस्तेमाल किए। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आज सदर आसिफ अलवी, आपको पता है वैसे तो बड़ा ठहराव के साथ बात करते हैं और बड़ी एक मफामती किस्म की डायलॉग होता है उनका, और आज भी ऐसा ही था। बिजनेट का एक इवेंट था लाहौर में ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और मेरा ख्याल है कि कोई मतलब व्हाट एन आयरनी आयरनी तो उस पर यही जो सब कुछ हो रहा है उस पर चंद अल्फाज सदर साहब ने भी बोले, सुन लेते हैं। When you defy a mandate, how can there be peace in this country? ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। 5-10 साल चाहिए सर कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी। तरक्की आपके पैर छुएगी। अभी तो हम तरक्की के मुंह पे लात मार रहे हैं। वैसे मतलब नहीं चाहते हम तरक्की हमारे पैर छुए। तरक्की कदमों में बैठी हुई है, तरक्की कदमों में, और हम ठुड्डे मार रहे हैं। बात तो सही है यार, कमांडर इन चीफ, बात सही है, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कमांडर, इसलिए तो हम चला रहे। सुप्रीम कमांडर की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे हम? अच्छा, रावलपिंडी कमिश्नर की एक आखिरी बात, उसके बाद सर आप बताएं, फिर उसके बाद क्या हुआ? कमिश्नर, साबिक कमिश्नर जो हैं, पागल है, लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं, वो तो खैर अंदर हैं ही, लेकिन अब उनके जो आसपास के लोग थे उनके साथ भी काम दिखाया जा रहा है कि ताकि कोई और चीज़ें मिले जो कि ज़ाहिर है कि रियासत के इल्म में नहीं है। तो इस सिलसिले की कली के तौर पे लियाकत अली चट्टा के पर्सनल असिस्टेंट या पीए जो भी कह लें, उनके घर पे छापा मारा और उनकी बीवी ने जो है सहाफ़ियों को खरी खरी सुनाई कि हुआ क्या है। सुन लीजिए। मैं मिसेज इशफाक बात कर रही हूँ। जो कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्टा के साथ मेरे हस्बैंड एज अ प्राइवेट उनके साथ काम कर रहे थे, हालांकि उनका वो शोभा नहीं है, जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे रात को पुलिस वालों ने मेरे घर में 12:30 बजे रेड की है। रेड उन्होंने किस तरीके से की है? मेरे दरवाजे पे आकर नॉक करके कह रहे हैं कि बीबी दरवाजा खोले, हमारी बिल्ली आपके छत पे आई है, हमने वो लेनी है। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अकेली अपनी माँ के साथ, जो मेरी मसलन मदर इन लॉ है, उनके साथ और अपने बच्चों के साथ अकेली घर में थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने मेरा दरवाजा काटा है, काट के तोड़ के डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गए हैं। एक उस कमिश्नर है, उसने इकबाल जुर्म की है, आप वो उसने गिरफ्तारी भी दी है, तो फिर उनका क्या कसूर है? या हमारा क्या कसूर था जिनके साथ बगैर लेडीज कांस्टेबल, बगैर वारंट के साथ वो मेरे घर में इंटर हुए हैं? 18 लोग थे, जिनमें से 4 सिविल थे, 2 ने मास्क पहना हुआ था, बाकी सारे कांस्टेबल, वो वर्दी भी यूनिफॉर्म में थे। 3 घंटे वो मेरे घर में 3 बजे तक रहे हैं, 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक वो मेरे घर रहे हैं। एंड पे वो मेरे भाई को साथ ले गए हैं। उनका क्या कसूर था? वो एक मजदूर हैं, छोटी सी दुकान पे वो एक काम करते हैं, 20,000 उनकी मंथली पे है। क्या है उनके पास? मसला ये नहीं है कि बिल्ली छत पे है, मसला ये है कि बिल्ली थैले से निकल गई है। अच्छा, हर जगह घूम रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, आपके काबू नहीं आ रही। अच्छा, ट्विटर बंद कर दो, बंद कर दो ट्विटर यार। बिल्ली को अगर बंद करना है बंद कर दो, कर दिया आपने। बहुत अच्छा, तो उनके खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। ये जो कमिश्नर साहब थे, नोटिस लिया, उन्होंने जो बातें की हैं उसके बाद उनको निशान इबरत बनाया जा रहा है ताकि कोई और इस तरह की हरकत ना करे, बाकी लोग समझे। अच्छा, लेकिन एक बात यार, तुम लोग ज़ाहिर आइन और कानून पे तुम लोगों ने ज़िंदगी यहाँ लगा दी। ये बात तो बताओ, इनके बाल सफ़ेद हो गए, इनसे पूछें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद के जो 3 उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है जी। अब एक तरफ तो हो रही है हुकूमत साजी की बातें, एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है। अच्छा, जब तक ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन किस तरह एक हतमी आखिरी फहरिस्त जारी कर सकता है कि जी यही लोग हैं जो असम्बली के अंदर जा सकते हैं? ये कैसे होगा? हम ये ज़रा देर में अपने इस्लामाबाद रिपोर्टर के पास जाएंगे, उनसे ये सवाल करेंगे, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये इजाफा कर दूं कि ये जो तीनों जो MNAs जीते हुए थे, तीनों नून के थे, उसमें 2 नून के थे, एक साहब इंडिपेंडेंट जीते, बाद में नून में शामिल हो गए, तो उसको भी हम उन्हें भी वहीं, ये राजा खुर्रम, उनको वहीं पे काउंट कर लेंगे। और ये 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। काफ़ी हाई कोर्ट्स में बहुत सारे लोग गए हैं
पेशावर में, लाहौर में भी काफ़ी जगहों पे, लेकिन ये जल्दी आ गया फैसला क्योंकि ये शायद ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी एक क्लियर कट था, तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है नोटिफिकेशन को। अच्छा, ये तो आप समझें कि 3 सीटें माइनस हो गई नून लीग की। रोज खबरें आ रही हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी, उनकी भी शमूलियत हो रही है। आज मैंने हिसाब लगाया कि जब से इलेक्शन हुआ है तो नून के पास कितने लोग गए हैं, ये जो आज़ाद जीते हैं ना, तो उसमें कौमी असेंबली में 7 उनकी तरफ गए, ठीक है, ये जो सपोजिट पीटीआई बैक थे, और पंजाब असेंबली में ये सब पीटीआई बैक, इनमें से बेशतर पीटीआई बैक है। अच्छा, और पंजाब असेंबली में जो है कोई 20 नून की तरफ खिसके हैं। सो ऊपर मामला खिचड़ी एक पक रही है, लेकिन नीचे काम हो रहा है। आज मैं देख रहा था बलूचिस्तान में भी 2 इंडिपेंडेंट जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं, तो उधर जो है नंबर्स गेम पूरी लेकिन वजाहत कर दिया करें कि ये नॉन पीटीआई आज़ाद है या पीटीआई आज़ाद। देखें, इनमें से बेशतर पीटीआई है यार, साथ में बेशतर कितने होंगे? मतलब अब आप देखते हैं हिसाब लगाना, अगर आप इसलिए कि 10 मोर देन जो है हाफ तो 10 के करीब ऐसे जो है आज़ाद जीते हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो तो नेचुरली चले गए उधर। अच्छा, पीटीआई का प्लान भी अभी भी जारी है, अभी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उनके मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। इसलिए कि मज़े की बात ये है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो इस वक्त सदर हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में जो है इस्लामाबाद से, वो सॉरी फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए NA 104 से। तो अब हो सकता है वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हों। तो लेकिन अच्छा, सवाल ये है कि पहले हम सुन रहे थे कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन, और वो हमेशा से पीटीआई का साथ उन्होंने दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो अब इन्होंने पकड़ा है, एक सीट उनकी है, इनको शायद ये कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मखसूस सीटों के लिए ऑलरेडी दरख्वास्त दे दी है, तो उस दरख्वास्त में मज़ीद इजाफे की अब गुंजाइश है। तो इसलिए ये भी अभी मेजर वजह ये है। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये 2009 में कुछ मजहबी गिरोह थे, उनका इत्तेहाद हुआ, और 2011 में इस काउंसिल ने पाकिस्तान पर नेटो हमलों के ख़िलाफ़ दिफाए पाकिस्तान मुहिम चलाई। हालांकि अमरीकी सरकारी वेबसाइट है USS पेंडिंग, उसके मुताबिक 2009 में सुन्नी काउंसिल को $36,000 की इमदाद दी गई ताकि वो तालिबान मुखालिफ मुजाहरे मुनज़्ज़म कर सकें। जी, अलबत्ता सलमान तासीर के कत्ल के बाद काउंसिल का झुकाव जो है उनके कातिल मुमताज़ कादरी के हक़ में हो गया, और मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद काउंसिल ने दीगर मजहबी ग्रोहों के साथ मिल के बड़े बड़े जलसे किए, मुजाहरे किए। 2012 में जब मलाला यूसुफजई पे अटैक हुआ है तो सुन्नी काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 50 उलमा ने तालिबान की मजम्मत की कि ये जो है इस्लाम इस तरह की जो हमले हैं निहत्ते लोगों पे उनकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, फिर इसके काउंसिल के 2 धड़े हो गए। एक धड़े के सरबराह महफूज शाह ऑफ भक्की शरीफ थे और दूसरे धड़े की क़यादत साहबजादा फजल करीम के हाथ में थी। फजल करीम मुस्लिम लीग नून के टिकट पे पंजाब असम्बली और MNA भी रहे हैं, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं हामिद रज़ा वो PTI के हामी रहे हैं। तो साहबजादा फजल करीम की वफ़ात के बाद ये हामिद रज़ा साहब जो हैं इस धड़े के सरबराह बने हैं। 9 मई के वाक़यात की लपेट में ये भी आए। ISI का जो फैसलाबाद ऑफिस है उस पर जो अटैक हुआ था उसमें इनका नाम भी शामिल था, तो ये चुक लिए गए और फिर मेरा ख्याल है उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। और अब आप जो सूरत हाल है आपके तो एक नज़रियाती हम आहंगी नज़र आती है, और इस वक्त PTI की डेस्परेट हमें कोई पार्टी मिले ताकि हम अपनी रिजर्व सीट्स टेक्निकली एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा जो धांधली के इल्ज़ामात का अंबार लगा हुआ है थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। इलेक्शन को गुज़रे 11 दिन हो गए हैं, पूरे मुल्क में शिकायत हैं धांधली के हवाले से। हर सूबे में, हर शहर में जो जीते हैं वो भी नाखुश हैं, जो हारे हैं वो भी नाखुश हैं। तो ज़रा सा ये देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ गए हैं, वहाँ पे क्या शिकायत हैं, और इलेक्शन कमीशन जो कि मजाज इदारा है इसको इन्वेस्टिगेट करने का, वहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे करस्पॉन्डेंट हैं इरफान इस्लामाबाद से, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, ज़रा ये बताइएगा कि एक तो होता है कि पॉलिटिकली शोर मचाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, धरने करना, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रोसेस है वो यही है कि आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करनी है।
वहाँ पे कितनी शिकायत सामने आई हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस बारे में? देखिए, अभी तक तकरीबन 250 से 300 जो शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आ चुकी हैं और कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फ़ैसले नहीं आए। मेरा ख्याल है 7 से 8 ऐसी दरख्वास्तें हैं जिनके ऊपर इन्होंने फ़ैसले दिए हैं और बाकियों के फ़ैसले इन्होंने उनकी समाअत जो है वो मुख्तलिफ़ तारीख़ों के ऊपर मुलतवी कर दिया है। और मेरा ये ख्याल है कि वो शायद इसीलिए तारीख़ को आगे बढ़ा रहे थे कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम हों और ये लोग वहाँ ट्रिब्यूनल्स में जाएँ, चूँकि जब तक ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं होते तो उस वक्त तक जितने भी मुतासरा फ़रीक हैं वो इलेक्शन कमीशन का ही रुख करते हैं और वहाँ पर आके अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस में गए हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन सभी के नुमाइंदे इलेक्शंस में आए हैं और उन्होंने सब ने यही कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सबके पास ही फार्म 45 उठाए हुए थे और सबके पास ही मुख्तलिफ थे। सबका दावा यही था कि हारने वालों को जीत में कन्वर्ट किया गया और जीतने वालों को हारने में कर दिया गया। अभी आज ही जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं मुकम्मल तौर पे चारों जो सूबों में हैं और इस्लामाबाद के अंदर। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं 120 दिन के इनकी जो मियाद है वो 120 दिन तक है। तो 120 दिनों के अंदर अंदर इन्हें फ़ैसले करने होंगे। अगर वहाँ से जितने भी फरीक हैं अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो जो इससे जो अगला मरहला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये मामला अभी काफ़ी तवील है। देखना ये है कि अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ इरफान के हमारे यहाँ हर इलेक्शन में इल्ज़ाम लगते हैं। आपको याद होगा 2013 के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 हल्के खोल दें, फिर उन्होंने कहा 35 पंक्चर लगे हैं। इस दफ़ा जो इल्ज़ाम हैं आप कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा फॉर्मली वहाँ पे हुए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन या ट्राइब्यूनल्स में ये क्या इतनी कैपेसिटी है? फॉर एग्जांपल जैसे हम बार बार सुन रहे हैं कि जी सारे फॉर्म 45 जो हैं वो इकट्ठे करें हर हल्के के, इसमें क्या ये कितना टाइम इसमें लग सकता है क्लैरिटी आने में? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो डेफिनेशन है उसमें इसके जो 4 मेंबर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 5 लोग हैं। इन 5 लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन का जो इंतज़ाम है वो भी चलाना है, पॉलिसी मैटर्स भी देखने हैं, ओवरऑल शिकायत भी देखनी है, जो मसाइल हैं डे टू डे के वो भी हल करने हैं। तो अभी जो इनके पास शिकायत आई हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर इसके ऊपर इनको 1.5 से 2 साल भी दे दिए जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि इनको हल कर पाएंगे। तो इसका जो स्टेप यही है कि जब तक ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं होते थे तो उस वक्त तक लोग इलेक्शन कमीशन के पास ही आए ताकि लोग सड़कों के ऊपर ना जाएं या लोग एहतजाज की सूरत में बिल्कुल ऐसी जो कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल ना क्रिएट हो कि ट्रिब्यूनल्स भी नहीं है, कोर्ट्स भी नहीं सुन रहे। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में कुछ लोग गए तो उन्हें कहा है कि ये आपके लिए मौजू फोरम नहीं है, लिहाजा यहाँ पे केस ना लेके आए, तो फिर गुम की सूरत हाल हो जाती। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला किया कि वही ये जो केसेज हैं फिलहाल वो सुनेंगे जब तक ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं होते। फिर ये बताओ, ये बताइए कि ये जो नई हुकूमत बन रही है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट तश्कील पाएगी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, तो किस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन जो है फाइनल लिस्ट जारी करेगा अगर इतनी हड़बोंग मची हुई है? और फिर कौन कौन उस असम्बली में बैठेगा अगर ये सारे लोग जो हैं यहाँ ट्रिब्यूनल में पेश हो रहे हैं? तो देखिए, ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है। बुनियादी तौर पे तो कानून के मुताबिक अगर आप देखें तो जिनके नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं वही लोग असम्बली के अंदर जाएंगे, हल्फ बर्दारी होगी, और अगर किसी भी स्टेज के ऊपर उनके खिलाफ कोई फ़ैसला आ जाता है तो मेरा ख्याल अगर वो काबीना का भी मेंबर होगा तो वो काबीना से भी निकल जाएगा। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल होगी कि एक 4 महीने के बाद कोई मेंबर असम्बली से बाहर हो रहा है या कोई 1 साल के बाद जो है वो काबीना से बाहर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक परेशान कुन सूरत हाल होगी, जो लोग काबीना के अंदर भी हैं या जो लोग असम्बली के अंदर भी हैं। तो इस मामले को इन्हें जल्द अज जल्द हल करना होगा, और ख़ास करके उस वक्त जब रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए इसके ऊपर, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि मैंने जो है रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा जो इंतज़ामी जो इसमें नताइज तब्दील किए उसमें उन्होंने बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदारी ली है। तो इसमें जो सियासी जमातें हैं वो इनके साथ खड़ी होगी और इस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि जो वोटों की गिनती है वो दोबारा से की जाए, या एटलीस्ट जो फार्म 45 है उसी को काउंटर चेक करके या टैली करके नताइज की दोबारा से दुरुस्तगी करनी चाहिए। किसी भी जमात को पता है असल में कि उसके कितने उम्मीदवार जीते हैं? ये देखें, सब लोग तो अभी इस्लामाबाद के आज ही देखें कि हाई कोर्ट ने जो 3
जीते हुए यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। तो रोज़ाना सूरत हाल तब्दील हो रही है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या स्टांस लेता है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की हमेशा से ये जंग रही है कि उनका दायरा इख्तियार जो है वो हाई कोर्ट के बराबर है, तो जो वो फैसला करते हैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी ये देखना है, आज ये फैसला आया, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करता है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक तहकीकाती कमेटी भी बना रखी है, जिसने जो रावलपिंडी के जो कमिश्नर है उनके इल्ज़ामात की भी तहकीकात कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ये मामला अब दोबारा जल्द अज जल्द 1.5-2 सालों में फैसला कर देना चाहिए, जल्द अज जल्द। और जब तक आप सबके सर पर ये बंदूक है जो किसी भी वक्त चल सकती है। एक आखिरी सवाल था मेरा ये रिजर्व सीट्स के बारे में। एक वक्फा ले लेते हैं, आखिरी सवाल है इरफान साहब। वेलकम बैक इरफान सदोजाई साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है। अब पीटीआई ने बज़ाहिर अलायंस की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, ताकि शायद जो रिजर्व सीट्स हैं वो इनके हाथ आ जाएं। क्या आप हमें कंफर्म करके बता सकते हैं कि ये कितना मुमकिन है? क्या MWM या SIC ने रिजर्व सीट्स की एप्लीकेशन भी दी थी? जी, इन्होंने दे रखी है एप्लीकेशन। और जो कानून तो इलेक्शन एक्ट तो ये कहता है कि आपके पास एक सर्टन टाइम है, उस टाइम के अंदर हर सियासी जमात को जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, इसके अलावा अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के अलावा आपको तरजीह फ़हरिस्तें जमा करवानी होती हैं। अगर तो बाद में आपके जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा जीत जाते हैं, अगर आपने नंबर्स जो कम दिए हुए हैं तो फिर वो एग्जॉस्ट हो के आप दोबारा उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी देखना ये है कि PTI ने इत्तेहाद तो कर लिया इनके साथ, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी इनकी मरकज़ में भी इत्तेहादी होगी और पूरे यानी जितने भी जहाँ भी सूबों में भी इनको सपोर्ट फ्राहम करेगी। तो ये इसके ऊपर जाएंगे और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की भी मिलेंगी और इसके अलावा जो अक़लियतों की नशिस्तें वो भी। इसकी जो तस्दीक है वो इलेक्शन कमीशन में हमारे बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए हैं, उन्होंने की है कि इस तरह की प्रेसिडेंट पहले हो चुकी है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के भी एक सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस तरह के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और 2018 में अगर आपको याद हो तो बाप पार्टी के साथ भी 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने उनके नाम नहीं दिए हुए थे, लेकिन जब वो आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हुए तो वो एक मखसूस नशिस्त के हकदार ठहरे थे और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वो नशिस्त अलाट कर दी थी। तो माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं और लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन इनका ये जो मसला है इसके ऊपर गौर करने के बाद इन्हें नशिस्तें अलाट कर देगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस काफ़ी अहम क्लैरिटी चाहिए। तो बाप पार्टी का इन्होंने जिक्र किया तो जहन में आता है बलूचिस्तान। बिल्कुल, और बलूचिस्तान में आता है वैसे। हाँ, तो बलूचिस्तान पे हम बात करते रहे हैं कि इस दफ़ा ये जो धांधली के इल्ज़ामात थे उसमें बलूचिस्तान इस तरह से यूनिक रहा कि इलेक्शन से पहले वहाँ पे जितना वायलेंस देखा गया वो हमने पूरे मुल्क में नहीं देखा। और मैं अभी इसको एग्रीगेट में देख रहा था कि ना सिर्फ पोलिंग वाले दिन बल्कि उससे पहले जो ग्रेनेड अटैक्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पिशीन में हुआ, गवादर में हुआ, क्वेटा में हुआ, किला सैफुल्ला में हुआ, और कुल मिलाकर के ये जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस है उसमें रिपोर्टेडली 30 जानें गई। ये कोई छोटा फिगर नहीं है एक ऐसे सूबे में जहाँ पे उमूमन हम कहते हैं कि जी वहाँ पे वैसे भी इलेक्शन होता ही नहीं है, सिलेक्शन होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने उसका एक नेक्स्ट लेवल देखा। और इसीलिए फिर पिछले एक हफ़्ते के दौरान बलूचिस्तान मफलूज रहा, धरने लगते रहे, मुजाहरे होते रहे। आज थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं कि इस दफ़ा ये जो नेक्स्ट लेवल था बलूचिस्तान में इंतखाबी एक्टिविटी का, वो एक्चुअली था क्या। हम जानते हैं कि जैसे साबिक CM हैं डॉक्टर मालिक, वो इलेक्शन नहीं जीत सके, अख्तर मैंगल साहब कोयटा से नहीं जीत सके। ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और उनकी बड़ा समझा जाता है कि वहाँ पे हिमायत भी है। बलूचिस्तान के हमारे एक और पॉलिटिशियन हैं नवाब लश्करी रईसानी। इस दफ़ा जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगे उनको हरवाया गया ज़बरदस्ती, उनमें नवाब रईसानी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्वेटा से इस दफ़ा हराया गया। 2018 में भी उनका इल्ज़ाम था कि उन्हें एक कासिम सूरी नामी साहब हैं, उनके सामने वो खड़े हुए थे, कासिम सूरी को जितवाया गया, वो स्टे पे चलते रहे। इमरान खान साहब ने उन्हें डेप्यूटी स्पीकर बनाए रखा इस पूरे अरसे के दौरान जब उनकी गवर्नमेंट थी। तो क्वेटा से नवाब लश्करी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। थोड़ा सा हमारे
बाकी पाकिस्तान के लोगों को समझाएंगे कि इस दफ़ा हुआ क्या था बलूचिस्तान में? देखिए, हम अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ, 2006 में मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ दुबई में मिला और उनके साथ बलूचिस्तान के सियासी उमूर पे बात हुआ। उन्होंने कहा आपने पार्टी को बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म किया, कहने का हम हुकूमत बनाएंगे। तो मोहतरमा ने ये कहा कि वो लोग हम हुकूमत बनाने नहीं देंगे। इसी असना में मोहतरमा शहीद हुई और मेरा ख्याल वो लोग पसपा हुए, तो हमने हुकूमत बनाया। उसके बाद जो ही मामलात आगे बढ़ते रहे, मैंने देखा कि बलूचिस्तान को हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, बल्कि हम साबिका हुकूमतों की तरह जैसे पहले चलाते रहे। फिर मैं मुस्तफ़ी हुआ और मैंने कुछ अरसे आज़ाद हैसियत से गुजारा। अब वो लोग जब बाप पार्टी बनाते हैं, वो लोग फिर ये करते हैं कि जब ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने बाप पार्टी बनाया, इस पर बड़ा वावेला हुआ। इस दफ़ा क्या हुआ कि सरीना होटल में एक बाजार सजाया गया। वो बाप पार्टी के कुछ लोगों को मुस्लिम लीग में, बाप पार्टी के कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी में और एक छोटा सा बाप पार्टी को रहने दिया, ताकि वो जो बड़ा बदनामी था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उससे वो ज़रा अपने आप को एक तरफ रखें और इनको सबको तकसीम करके मुख्तलिफ पार्टियों में। उसका वजह यह है कि क्योंकि 2013 में जो नेशनलिस्ट पार्टियां आई थी, उन्होंने ग्वादर और सरमाई दारुल खिलाफा जो ग्वादर था बलूचिस्तान को, उससे दस्तबरदारी हासिल की। कुछ लोगों ने ड्यूरेंट लाइन के नारे से दस्तबरदारी हासिल की। उसके बाद 2018 में जिस तरीके के इलेक्शन हुए, उसमें भी मुझे माइनस रखा गया। उसमें यह हुआ कि आखिरी दिनों में एक पुरस्कार इजलास बुलाया गया असेंबली का और वहाँ रेकोदिक का सौदा हुआ। अब आने वाले दिनों में भी, क्योंकि बाप पार्टी को उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम की, लग ये रहा है कि कोशिश ये था, बहरहाल बाज़ औक़ात कोशिशें नाकाम होती हैं, कि यहाँ हमारे सूबे में इस दफ़ा मुख्तलिफ पार्टियों में लोग रहे और खामोशी से अपना वक्त गुजारे, लूटमार जारी रहे। इलेक्शन से कुछ दिन पहले यहाँ अमन अमान का मसला बनाया गया और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के ज़रिए ये बात फैलाया गया कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वोटर्स को डराया गया और उनको बाहर निकलने के हवाले से ऐसे माहौल बनाया गया कि बहुत देर तक, यानी 2:30-3 बजे तक वोटर्स का एक बहुत छोटा तादाद निकला और उसके बाद जो ठप्पे मारी हुई। मसलन मैं NA 263 से इलेक्शन लड़ रहा था। अगर आप सोशल मीडिया चेक करें, मुसलसल मेरा कैंपेन भी चल रहा था और लोगों का एक बहुत बड़ा हिमायत मुझे था। मगर इलेक्शन के रात मुकम्मल रिजल्ट्स चेंज हुए और चेंज होने के बाद बहरहाल अगले दिन मुझे मैं सोया हुआ था, मुझे जगा के ऑफिशियल ने, जिसको DRO कहते हैं, वो मेरे पास आदमी भेजा। उन्होंने मेरे गेट के बाहर, मैं तुम नहीं मिला उनसे, मुझे कहा कि हम आपके रिजल्ट आपको वापस देंगे और आपको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। मैंने उनको इनकार किया और मैंने कहा कि मुझे कोई मशकूक एक ऑर्डर नहीं चाहिए कि जहां तमाम उम्र मैं मशकूक ज़िंदगी गुजार सकूं और अपने सूबे के लिए मैं मुज़ाहमत का पॉलिटिक्स नहीं कर सकूं। जहां आपको खुद ऑफर दे रहे हैं और उससे पहले जो ताकतवर इदारे हैं, उनका मुसलसल ये कोशिश था कि मैं उनसे मिलूं। मैंने मिलने का बात यह है कि मैंने इनकार किया और उसके बाद ये सारा रिजल्ट इस तरीके से निकला। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान को बाकायदा तौर पे फेडरेशन के जो पार्टियां हैं वो डील के हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले करते हैं। यहाँ टोकन पार्टी बनाने के बाद एक सरीना में सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स का बाजार सजाने के बाद वो ये दिखाते हैं कि हम बड़े पार्टियां हैं, मगर बुनियादी तौर पे मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ, जो फेडरेशन की पार्टियां हैं वो बलूचिस्तान को डील के मुताबिक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं और ख़ुद उसके बदले कुछ और इस्लामाबाद और पंजाब और सिंध में ले लेते हैं।
नवाब साहब, हमेशा बात की जाती है कि बलूचिस्तान के अवाम को और बिलखसूस बलूचिस्तान के नौजवानों को पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अगर ऐसे होता है जैसे आपने अभी बयान किया है, तो बलूचिस्तान के अवाम और बिलखसूस बलूचिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक और अर्ज करूं, यहाँ बार बार आपने सुना होगा कि रियासत के बड़े ताकतवर लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के नाराज बलूचों के साथ डायलॉग होना चाहिए। बहुत अरसे से चलता रहा, और डायलॉग का वाहिद फोरम डेमोक्रेटिक फोरम पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली होता है, जहां डायलॉग के जरिए कई चीज़ों को डिस्कस करके उसके लिए कोई नतीजा निकाला जाता है। ये मुसलसल बहुत अरसे से। अब होता ही है कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको खुद रियासत, उसके खुफिया इदारे उन्होंने रोका। तो इसका मतलब है डायलॉग का बात सारा डोंग था, और पॉलिटिक्स में जो लोग आना चाहते थे उनका रास्ता रोका गया। अब तो एक खास ग्रोह तैयार किया गया है जो डायलॉग के नहीं, वो कहते हैं इनको सबको जो एहतजाज करते हैं या जो अपने सूबे के लिए हुकूक मांगते हैं उनको क्रश किया जाए। अब कोशिश ये हो रहा है पीपल्स पार्टी के जरिए उस ग्रोह को सूबाई हुकूमत पे मुसल्लत किया जाए, और जो पुराने जो डायलॉग का साल का ड्रामा था उसको ख़त्म करके लोगों को क्रश किया जाए। अब जहां आप पॉलिटिकल प्रोसेस के रास्ते को खुद रियासती इदारे रोकते हैं, और हम जैसे लोग या कमज़ोर हैं या हमारा रास्ता पॉलिटिक्स है, पार्लिमानी पॉलिटिक्स, हम तो उस रास्ते से डायलॉग का जो है तरतीब बनाना चाहते हैं, मगर हमारा रास्ता भी रोका जाता है। इसका मतलब ये कि पुराना जो ढोंग था रियासत का कि डायलॉग हो नाराज बलूचों के साथ या बलूचों के अवाम के साथ, तो वो सब झूठ था। अब क्रश करने का आज शायद अगला अगर हुकूमत बना उनकी मर्जी पे तो क्रश करेंगे लोग। समेट लिया, कूजे में दरिया बंद कर दिया। मेरा ख्याल है नवाब लश्कर लिसानी, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा गज़ा का हाल अहवाल करेंगे। अब आपको पता है कि जब से इज़राइल के गज़ा पर हमला शुरू हुआ तो एक एक करके गज़ा के हर अस्पताल को तबाह किया गया है। अब इस वक्त जनूबी गज़ा में सिर्फ नासिर अस्पताल बचा है। वो वहाँ का कोई सबसे बड़ा अस्पताल नहीं है, लेकिन अब वो वाहिद बड़ा अस्पताल है जनूबी गज़ा में जो कुछ हद तक ऑपरेशनल है। लेकिन इसको चारों कोनों से घेरा हुआ है इजरायली फ़ौज ने। स्नाइपर्स इसकी जो सहन है, इसकी जो कोर्ट यार्ड है, उसमें भी जो लोग घूम रहे हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। 5 या 8 साल के बच्चों को भी सर में गोलियां मारी जा रही हैं। इस वक्त वहां पर तकरीबन 200 मरीज़ हैं, 20 अर्जेंट हैं, 8 ऑक्सीजन की कमी या ना मिलने की वजह से दम तोड़ गए हैं, और इनकी देखभाल के लिए सिर्फ 4 मेडिकल स्टाफर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ मेडिकल स्टाफर्स। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने वार्निंग नहीं दी थी, इजराइल हमेशा वार्निंग देती है। किस तरह की वार्निंग दी थी इस दफ़ा? पिछले हफ्ते एक फ़लस्तीनी कैदी जिसके हाथ बंधे हुए थे उसको अस्पताल में भेजा गया और एक पैगाम उसके थ्रू दिया गया कि आप लोग यहाँ से निकल के भाग जाएं। ज़ाहिर है कोई निकलने की भागने की जगह नहीं है। और जैसे ही वो अपना पैगाम दे के वहाँ से मुड़ के जा रहा था तो उसको भी सर में गोली मार दी गई। 4-5 दफ़ा इजराइल ने हमला भी किया है, इजरायली फ़ौजी वहाँ पर दाखिल भी हुए हैं, और एक हमले में उन्होंने जो डायरेक्टर हैं नासिर मेडिकल अस्पताल के, काफ़ी बुज़ुर्ग डॉक्टर हैं, डॉक्टर आतिफ अल हूत, उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं। अब इसके साथ क्या किया जाएगा, इसको समझने के लिए आप ज़रा ये देखें कि जब अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया था तो उसके डायरेक्टर साहब के साथ इन्होंने क्या किया था। इसके सारे कपड़े उतार कर इसके हाथ तोड़ दिए गए, इसके गले में एक जंजीर बांधी गई, और बाकी कैदियों के सामने जब इसको खाना दिया जाता था ना तो एक डोंगे में दिया और कहते थे कि भौंको और कुत्ते की तरह खाना खाओ। ये है उनका सलूक। और जहाँ तक जो इस वक्त मरीज़ हैं, और कई 100 मरीज़ हैं जैसे आपको भी बता रहे थे, उनका क्या हाल होने वाला है, इसको समझने के लिए आपको अल नसर अस्पताल याद करना होगा। बहुत कुछ हुआ है तो शायद आप भूल गए हों।
ये वो अस्पताल है जहाँ पर हर अस्पताल में एक ही बात की जाती है कि जी यहाँ पर हमास का ठिकाना है, यहाँ पर हमारे कैदी हैं। ज़ाहिर है जब वो घुसते हैं तो फिर बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं इस अस्पताल में नहीं थी, अगले अस्पताल में है। इसमें जब इजरायली फ़ौज दाखिल हुई थी तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो रो रो कर चीख कर बता रहे थे कि अभी कोई 8 बेबीज़ हैं, बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं इनक्यूबेटर्स में, इनको कहीं और आप मुंतकिल कर लें ताकि इनकी जानें बच जाएं। ज़ाहिर है इजराइल ने हस्ब मामूल वादा किया कि जी हम इनको मुंतकिल कर देंगे। फिर कई हफ्तों बाद कुछ रिपोर्टर्स, कुछ सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे और उनको उन बच्चों की लाशें मिली, जिसके बाद इजराइल ने फिर एक और बार वादा किया कि नहीं हम इनकी लाशों को निकाल कर इनकी कम से कम तदफीन कर देंगे। लेकिन अभी ही 2 दिन पहले कुछ लोग वापस गए अल नसर हस्पताल में, ये वहाँ के मनाजिर हैं, अब सिर्फ उनकी हड्डियाँ ही बाकी हैं। बच्चों की बात की तो हिंद रजब, उनकी उम्र 6 साल थी, उनकी बात हमने कई बार की है कि उनके साथ क्या हुआ है। कल ही फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट ने हिंद की आखिरी ऑडियो जारी की है और ये स्क्रीन पर भी चल रही है सबटाइटल्स के साथ, लेकिन इसमें मुसलसल जो रेड क्रेसेंट वाले हैं, हिंद उनसे मतलब कह रही है कि मुझे आके बचा लो। वो पूछ रही है कि आपके जो बाकी है गाड़ी वाले में, इसलिए कि नहीं वो सब फौत हो गए हैं, सिर्फ मैं ही ज़िंदा हूँ यहाँ पे, मुझे बचा लो। वो आ रहे हैं और जो दूसरी लाइन पर है उसकी हिम्मत है, वो उसको बार बार तसल्ली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बेटा अगर मैं अल्लाह की कसम अगर मैं आ सकता तो मैं आपको आके बचा देता। और फिर एक टैंक की आवाज़ आती है और फिर उसके बाद खामोशी। इसके साथ एक और बच्चे की ख़बर पढ़ने को मिली है और ये भी गज़ा में ज़ाहिर है कि एक शख्स गुजर रहे थे, एक ट्रक पार्क था, पता नहीं किस चीज़ का, एड का या खैमों का, और वहाँ उसने देखा कि ट्रक के पिछले टायर के बिल्कुल सामने एक बच्चा लेटा हुआ है और उसने अपने ऊपर चादर दी हुई है कि उसको नज़र ना आए, लेकिन किसी तरह उसने हिलते हुए देखा उसे और वो गया उसके पास और कहा कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो, अगर ये ट्रक चल गया तो तुम्हें कुचल देगा। उसने कहा कि मेरे वालिदैन मेरे आंखों के सामने कत्ल किए गए, मेरे घर में मेरे कोई घर वाला नहीं है, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है और मैं यहाँ इसीलिए लेटा हूँ कि काश ये ट्रक मुझे कुचल दे ताकि फिर कम से कम मुझे निजात मिलेगी और मैं अपनी फैमिली के साथ को वापस मिल सकूँगा। उसको वहाँ से तो बचा दिया गया, लेकिन फिर ख़बर आई कि वो हाइपोथर्मिया से यानी ठंड से फौत हो गए हैं, मर गए। एक चीज़ ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि अब जो फ़लस्तीनी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के सीनों पे नाम लिख देते हैं कि जस्ट इन केस बमबारी में अगर वो कोई मर जाएं और कोई पहचान ले तो कम से कम उनकी तदफीन हो जाए। इस वक्त ऐसे 10,000 बच्चे हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स का कोई पता नहीं है और उनकी जो वल्दियत है उसके खाने में वुंडेड चाइल्ड, नो सर्वाइविंग फैमिली, ये रखा गया, नो सर्वाइविंग फैमिली, कोई नहीं। अच्छा, एक ऐसे ही बच्चों में से एक शामिल थी रीम नभान, आपको याद होगा, जिनके दादा जान खालिद नभान, आपने इनकी वीडियो ज़ार बार देखी होगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अभी तक हयात है, ये रफ़ा कैंप में है और रफ़ा कैंप में ये अब बिल्ली के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो ये होते हैं इंसान। और दूसरी जानिब अगर हम इजराइलियों की बात करें तो अब एक नई इजरायली टेक्नोलॉजी, और वो ख़ुद अपने ही सोशल मीडिया पर ये अपलोड करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ, जिसमें अगर आप देखें तो एक फ़लस्तीनी शहरी ऐसी टहल रहा है, कोई इसके हाथ में हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, और ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और इसको स्नाइप कर रहे हैं। अपने आईपैड की एक टेक्नोलॉजी उन्होंने अब इजाद की है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गाड़ी में बैठ कर ही, नहीं वो एक नीचे उनके पास आईपैड है एक वीडियो गेम की तरह, ये देखें, और उसको क्लिक करते हैं आप और बंदा मर जाता है। तो ये है इजराइल। दिस जेनोसाइड इज ब्रॉट टू यू वंस अगेन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी अभी एक बयान आया था कि हमें बड़ी तशवीश है कि जो हमने आटा भेजा है
वो अभी तक फ़लस्तीनियों को नहीं पहुंचा, लेकिन आप फिक्र ना करें क्योंकि जो बॉम्ब आप भेज रहे हैं वो यकीनन फ़लस्तीनियों तक वो पहुंच गए बम में हैं। आटा भर दें। जी चले आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।